हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? मस्त। क्या मिल गया ऐसा? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? आज हम किसका स्टार्ट कर रहे हैं? रिवीजन इंडेक्स 116 लीजिस। रिवीजन में हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे स्टडी मटेरियल के अलावा। एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं हमने। और ए टू जेड कॉन्सेप्ट करेंगे, इवन स्कोप तक नहीं छोड़ेंगे सारे के सारे। लेकिन स्कोप को हम लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में करते हैं हम बाकी इंडेक्स। तो सारा पूरा करेंगे एक एक चीज, बस थोड़ा सा फास्ट करेंगे। व्हाट इज लीज? लीज क्या होता है? Lease is defined as a contract or part of the contract that conveys the right to control the use of identified asset for a period of time in exchange for consideration. क्या क्या होना चाहिए? Right to control of identified asset for a period of time in exchange for consideration. एक कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मैंने अपना शॉपिंग मॉल में फर्स्ट फ्लोर क्या दे दिया? यूज करने के लिए दे दिया। राइट टू कंट्रोल, और मान लो बाकी सब चीजें क्या हो रही है पूरी, लेकिन उसके साथ मेंटेनेंस का चार्ज भी मैं आपसे लूंगा। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट उसका पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो लीज है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इतना क्लियर हो गया? कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इन पर हमें लंबी सारी डिस्कशन करनी है। तो कितनी बातें समझनी है हमने? राइट टू कंट्रोल, आइडेंटिफाइड एसेट, पीरियड ऑफ टाइम और एक्सचेंज। अब हम सीधा किस पर आते हैं? आइडेंटिफाइड एसेट पर। आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है तो लीज नहीं है। एसेट क्या होनी चाहिए? आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब क्या है? ये ही चाहिए। आप स्कूल चलाते हैं, मेरे पास बस है 5। आपने बोला हमारे बच्चों को उठाना है और घर पे छोड़ के आना है, वापस घर से लाना है, और मतलब सुबह लाना है मॉर्निंग में घर से, और शाम को छोड़ के आना है। और आपने मुझे बोला यही वाली बस चाहिए, तब क्या है? लीज। आपने मुझे बोला कोई भी बस हो आपके, मेरे पास फ्लीट ऑफ बसेज है मान लो, आपने बोला किसी से भी उठा के छोड़ दो, हमें कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो लीज नहीं है, फिर वो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो लीज के लिए क्या होनी जरूरी है? आइडेंटिफाइड एसेट। जो एक्सप्लिसिटली बोल दे यही बस है, या इम्प्लिसिटली बोल दे। इम्प्लिसिटली का मतलब आपने साफ साफ नहीं बोला यही बस है। मान लो आपने बोला डबल डेकर बस चाहिए और मेरे पास डबल डेकर एक ही है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने क्या बता दिया कि ये लीज है। फटाफट से हम क्या करते हैं? इलिस्ट्रेशन 2। वन क्या है? सारे करेंगे आप, ये में छोड़ना, वन छोड़ दिए। कस्टमर एक्स वाई जेड एंटर्स इनटू अ 10-year लीज यूजिंग रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली डिजाइंड। तो साफ साफ ही बोल दिया कि स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे डिजाइन करना, मटेरियल जो तुम्हारे को ट्रांसपोर्ट करना है उसी के हिसाब से मैं क्या करूंगा? डिजाइन। रोलिंग स्टॉक क्या है? ऐसा मान लो कि कुछ नहीं है, ट्रक है बस, ठीक है। रोलिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? एक जगह से दूसरी जगह आपका स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। रोलिंग स्टॉक आपके हिसाब से बनाया मैंने, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से, और इज नॉट सुटेबल फॉर यूज बाय अदर कस्टमर। तो रोलिंग स्टॉक भले ही एक्सप्लिसिटली नहीं है, बट मेरे पास एक ही है वो जो आपके लिए है। समझ लो कि मेरे पास ट्रक है 4, एक है बाइक ट्रांसफर करने वाला। बाइक ट्रांसफर करने के ट्रक कैसे होते हैं? उनमें मोल्ड बने होते हैं। ऐसे तो सड़क पर ट्रक जाएगा तो उसमें अगर गेहूं भरा हुआ है तो भले ही भिड़ता रहे आपस में, लेकिन बाइक आपस में भिड़ गई तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो आप मेरे पास आए कि आपको हमारे को क्या करना है, ये वाला ट्रक ही, मतलब नहीं बोला आपने, लेकिन क्या बोला कि मेरी बाइक है ट्रांसफर करने वाला, और वो मेरे पास क्या है? एक ही है। और आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपके लिए सुटेबल एक ही है मेरे पास, तो क्या हो गया? बोलो। आइडेंटिफाइड एसेट है या नहीं है? भले एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है सीरियल नंबर, और आपने नहीं बताया ये चाहिए। एक्सप्लिसिटली का मतलब एग्जैक्टली ये बात हो जाए। तो एक्सप्लिसिटली नहीं भी लिखा हुआ है लेकिन लीज है या नहीं है? क्योंकि इम्प्लिसिटली कैसे हो गया? क्योंकि मेरे पास उस तरह का ट्रक है, एक ही है। आप कोई ऐसा केमिकल ट्रांसफर करते हैं जिसके लिए क्या है, मान लो पेट्रोल ट्रांसफर करते हैं, तो उसको नॉर्मल ट्रक से तो नहीं कर सकते, तो वैसा मेरे पास एक ही है, ठीक है। जेडएस केमिकल है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब भी चाहिए होते हैं, ताकि कोई बारिश दिक्कत हो जाए। तो मेरे पास वैसा एक ही है, तो क्या हो गया? इम्प्लिसिटली डिफाइन हो गया। और दूसरा क्या है? ब्रांड नेम, टाइप, कलर, ये सब बता दिया, तब ये क्या है? आइडेंटिफाइड एसेट है स्पेसिफिकली। अब देखो, सब्सटेंशियल सब्सटीट्यूशन राइट है। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? चीज को बदल देना, इसकी बजाय आप दूसरा लगा दोगे, तो वो क्या है? लीज नहीं रहेगा, क्योंकि आप चीज बदल दोगे तो क्या होगा? आइडेंटिफाइड एसेट तो है। आपने बोला कि मेरे पास 5 बस है, सारी एक जैसे आपने उसमें से एक आइडेंटिफाई कर दी, लेकिन साथ में मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? मेरे पास सब्स्टिट्यूशन की राइट है कि मैं चाहूं तो इस बस की बजाय दूसरी बस ले आऊं। तो फिर क्या हो गया? भले ही आइडेंटिफाइड है लेकिन मतलब आपने बोल दिया यही बस चाहिए, लेकिन मैं बदल सकता हूं, तो हम क्या नहीं मानेंगे? आइडेंटिफाइड एसेट नहीं मानेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन राइट क्या होना चाहिए? सब्सटेंटिव होना चाहिए। सब्सटेंटिव मतलब मैं बदल सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिख दिया, लेकिन प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, मैं नहीं बदल सकता, तब क्या है? सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट होना चाहिए, खाली सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं। मेरा आपका एग्रीमेंट है, आपने बोला ये बस चाहिए, आप बदल लेना, ठीक है। लेकिन किसी भी ऐसे तरीका है कि मैं बदल नहीं पाऊंगा, कुछ भी ऐसी वजह है, तब वो राइट क्या है? सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं रहे।
सब्स्टिट्यूशन राइट क्या होने चाहिए? ऐसे लिख दिया आपने बदल सकते हो, तो आपने बोल दिया लीज नहीं है, आपने बोल दिया कि बदल सकते हो, आंसर क्या कर दिया आपने? लीज नहीं है। ऐसा नहीं है, लिखने के से नहीं होगा। वो राइट क्या होने चाहिए? सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब प्रैक्टिकली मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि मैं बदल सकूं। और सब्सटेंटिव कब होता है? वो जब ये दोनों शर्तें पूरी होती है कि मेरे पास क्या है? प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज। कस्टमर कैनॉट प्रिवेंट। कस्टमर किसको बोलते हैं? आपको। आपने मुझसे क्या लिया? मेरे पास 5 बस है, आपने मुझसे एक बस किराए पर ली। आप कौन हो? कस्टमर। पक्का? तो आप मेरे को रोक नहीं सकते। किससे? दूसरी ऑल्टरनेटिव एसेट यूज करने से। और ऑल्टरनेटिव एसेट मेरे पास क्या है? या तो रेडीली खुद के पास अवेलेबल है, या मैं किसी थर्ड पार्टी से ले सकता हूं रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये 5 बस है, आपने बोला कि इसी बस से ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक। लेकिन आपने बोला आप चाहो तो क्या कर लेना, इससे भी कर लेना, इससे भी कर लेना। तो ये लाइन तो पूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि कस्टमर प्रिवेंट नहीं कर रहा मुझे। और दूसरा क्या है? मेरे पास रेडीली अवेलेबल भी है दूसरी बस। या मेरे पास ये ना हो तो मैं मार्केट से किसी और से लेके आराम से तुम्हारे को दे सकता हूं। तो अभी तक लग रहा है सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है। और सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है तो क्या नहीं है? लीज नहीं है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है? सप्लायर को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होना चाहिए। किससे? ऐसा चेंज करने से। अगर चेंज करने से मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है तो फिर ये राइट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव नहीं होंगे और ये क्या हो जाएगा? लीज हो जाएगा। अब कब मेरे को बेनिफिट नहीं होते? ध्यान से, ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर है जो सप्लायर है, और वो क्या देता है? सेंट्रलाइज डेटा सेंटर के थ्रू सर्विस दे रहा है। किसको? किसी भी कस्टमर को, थ्रू स्पेसिफाइड सर्वर 10। तो आपने कोई मुझसे क्या ले रखा है? सर्वर डेडिकेटली आपके लिए लीज पर है। कौन सा? सर्वर नंबर 10, ठीक है। सप्लायर के पास ऐसे बहुत सारे आइडेंटिकल सर्वर भी है। आइडेंटिकल सर्वर है तो क्या होगा? और इजीली मैं सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं विदाउट कस्टमर कंसेंट। आपको डेटा चलता रहना चाहिए, मैं किस सर्वर से दे रहा हूं आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये लीज हुआ या नहीं? नहीं, क्योंकि सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है। कैसे है? आप रोक नहीं सकते, और मैं इजीली कर सकता हूं। इजीली का मतलब मुझे ज्यादा कॉस्ट वॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। पक्का? सिनेरियो भी ऊपर वाले को वापस भी पढ़ूंगा मैं भी। कस्टमाइज सर्वर है, प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है मेरे को क्या करने की? सब्स्टिट्यूट करने की, ठीक है। अब आपका डेटा इस टाइप का है कि आपके लिए ही, मतलब जो आपका ट्रैफिक ज्यादा होता है, बाकियों का ट्रैफिक कम होता है, तो आपके लिए जो सर्वर है उसकी कैपेसिटी मैंने क्या बना रखी है? ज्यादा। तो मैं चाहकर भी उसको क्या नहीं कर सकता? सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। भले आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट में बोल दो कि कर सकते हैं, लेकिन फिर मेरे सब्सटेंटिव राइट ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन के, तो फिर ये क्या हो जाएगा? लीज हो जाएगा। और एडिशनली ये भी क्लियर नहीं है कि क्या है, मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा या नहीं होगा इसको सब्स्टिट्यूट करने से। अब वापस आऊंगा मैं इस पे, वापस आऊंगा, 2 मिनट रुको। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसके लिए आपने क्या ले लिया? इधर से टाटा पावर ने आपके लिए क्या बनाया? एक पावर। ये तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसको पावर बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसे नहीं होता कि इसमें बिजली का कनेक्शन ले लो। तो इधर टाटा पावर ने आपके लिए क्या बनाया? एक डेडिकेटेड पावर प्लांट बनाया जो आपके अनुसार ही चलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर देगा, ठीक है। अब टाटा पावर को आपने बोल दिया कि आप सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें किससे मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है। लेकिन मेरा टाटा का दूसरा पावर प्लांट यहाँ है। अब मैं इससे इसको दे सकता हूं, आपने मेरे को कोई दिक्कत नहीं करी। लेकिन यहां से यहाँ पावर पहुंचाने की एडिशनल कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे कुछ होगा ही नहीं, बल्कि और महंगा पड़ जाएगा। आप जो रेट दे रहे हो उससे भी क्या होगा? ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी। तो मुझे, अब कस्टमर ने तो प्रिवेंट नहीं किया, पहली शर्त पूरी होगी, लेकिन मेरे को क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं हो रहे। तो फिर क्या है? ये क्या है? आइडेंटिफाइड एसेट है। आइडेंटिफाइड एसेट है और बाकी बातें पूरी होगी तो लीज है। हम जब भी आंसर दे रहे हैं कि लीज है, मतलब क्या मान रहे हैं? लीज की और कंडीशन है ना, तो बाकी शर्तें भी पूरी होगी। तो इसमें बताओ, आपने मुझे राइट दे रखा है क्या करने का? चेंज करने का। तो क्या है? वो राइट सब्सटेंटिव है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं है। तो मेरे को प्रैक्टिकली मुझे क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होनी चाहिए, और दूसरा क्या है? आप भी मुझे राइट दो। मैं यहां से ट्रांसफर करूं, मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, बट आपने क्या बोला है कि मुझे इससे चाहिए, तब क्या है? तब भी नहीं है। तब क्या है? तब भी लीज है। क्यों? मतलब आइडेंटिफाइड एसेट है। पक्का? अब इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि सप्लायर को बेनिफिट होगा किससे? सब्स्टिट्यूट करने से, बिकॉज डूइंग दिस वुड अलाउ द सप्लायर टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क एट ओनली नॉमिनल कॉस्ट।
तो मेरे पास मान लो इधर कैपेसिटी है इनकी, ठीक है, इसकी 400, इसकी 300, इसकी 200। अभी मैंने आपको इससे दे रखा है, ठीक है, बाद में आपको मैं इससे दे दूं तो मैं इसको कोई दूसरा 350 वाला कस्टमर आ गया तो उसको ये दे दूंगा, तो मुझे क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो मुझे बेनिफिट भी हो जाएगा और इजीली मैं सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं। तो यहां फिर क्या है, आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन राइट्स क्या है, सब्सटेंटिव। तो सब्स्टिट्यूशन राइट और क्या है, आइडेंटिफाइड क्या है, एसेट क्या है, अपोजिट है। अगर सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव है तो आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, नहीं है तो लीज नहीं है। सब्सटेंटिव राइट क्या है, सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव नहीं है तो एसेट क्या है, आइडेंटिफाइड है, बाकी शर्तें पूरी होगी तो लीज भी। समझ गए बात ना? पक्का? अब आइडेंटिफाइड एसेट या तो क्या होनी चाहिए, मतलब फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि ये वाली क्या है, डिस्टिंक्ट एसेट मेरी है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। पक्का? अब लीज का मतलब आप क्या मत समझना, सिर्फ बिल्डिंग तक मत समझना। ये क्या है, सर्वर लीज पर है, यहाँ पर प्लांट लीज पर है, तो लीज का मतलब बिल्डिंग तक नहीं है, ठीक है। अब आपने कस्टमर XYZ ने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट टू यूज फाइबर केबल्स विद इन द फाइबर ऑप्टिक केबल बिटवीन मुंबई एंड पुणे। द कस्टमर आइडेंटिफाइज फाइव ऑफ द केबल्स 25 फाइबर्स फॉर यूज बाय द कस्टमर XYZ। ये मान लो केबल जा रही है, इसके अंदर कितनी, 25 रोल है केबल्स के, ठीक है, और मैंने आपसे ये वाले 5 ले लिए, तो ये फिजिकली डिस्टिंक्ट है या नहीं? यस है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली ये 5 मेरे लीज पर, ये 5 खराब हो गए तो क्या होगा, मुझे ये वाले से नहीं देगा वो सप्लाई, ठीक है। सबमरीन क्या जाती है, केबल्स, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो आपने एग्जैक्टली मुझसे 5 लिए, मेरा नेटवर्क है, मेरे पास 25 है, मैं बाकियों को भी देता हूँ, लेकिन आपने फिक्स कर दिया कि ये 5 कलर से डिस्टिंक्ट होती है। केबल्स कैसे डिस्टिंक्ट होती है, कलर से। हम डालते समय अलग अलग कलर के डालते हैं ताकि क्या पता लग जाए कि ये 5 इसके, ये 5 उसके, ठीक है। पक्का? और ये सबमरीन नहीं तो अंडरग्राउंड तो जाती है। विद इन इंडिया कैसे चल रही है, जियो की सारी केबल कैसे चल रही है, अंडरग्राउंड चल रही है। तो उसमें मैंने बहुत सारी लेयर डाल रखी है कि अपना तो चलाऊंगा ही, दूसरों को भी क्या दे दूंगा किराए पर। तो जियो नहीं देता है लेकिन देने वाले देते हैं, जैसे वोडाफोन क्या देता है, अपने नेटवर्क किराए पर देते हैं दूसरों को। तो 5 क्या है, अलग से कर दी, तो वो क्या है, आइडेंटिफाइड एसेट है। अगर या तो अब ये कह रहा है कि फिजिकली डिस्टिंक्ट कैसे होगी, या तो साफ साफ पता लग जाए, जैसे 5 है, पोर्शन ऑफ एसेट क्या हो, साफ साफ क्लियर हो। जैसे बिल्डिंग है, उसका फर्स्ट फ्लोर आपको दे दिया तो वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है, ठीक है, 1 फ्लोर आपको दे दी। और वो 1 फ्लोर आपको नहीं दिया तो क्या है, सब्सटेंशियली ऑल द कैपेसिटी के लिए है, तो क्या है वो, लीज। लीज मतलब आइडेंटिफाइड एसेट है। जैसे अपने पास ये बिल्डिंग है, अब इसमें से एक कमरा उसने रखा हुआ है, वाटर कूलर के पास वाला, उसने अपना फर्नीचर वर्नीचर रख रखा है ताकि कब्जे वब्जे ना हो जाए, तो एक कमरा उसने रखा हुआ है। लेकिन अब इसमें कितने कमरे हैं, 10 कमरे हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है, आगे पीछे सब अपने को दे रखा है, तो सब्सटेंशियली ऑल एसेट है ना ये, तो फिर ये क्या है, लीज है। तो या तो अगर बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसमें एक दुकान आइडेंटिफाइड है, या फिर एक फ्लोर आइडेंटिफाइड है, वो चलेगा। लेकिन वो पूरा मॉल ही मैंने ले लिया, उसमें एक दो दुकानें उन्होंने किसके लिए रख रखी है, अपने बैठने के लिए, तो फिर वो क्या है, लीज है। तो या तो सारा हो और या क्या हो, फिजिकली मतलब फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, और या फिर क्या हो, सारा हो तो हम फिजिकली डिस्टिंक्ट मान लेंगे, या तो बिल्कुल ट्रेसेबल हो और या फिर नहीं। अब आप, मेरे पास एक मॉल है, आप मेरे नॉन हो, मैंने कहा एक बार आप फर्स्ट शॉप ले लो, खाली पड़ी हुई है, जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, वो किराए पर लगा दूंगा और तुम्हें दूसरे में शिफ्ट कर दूंगा, तुम्हें तीसरे में कर दूंगा। तो ना तो ये सारा है और ना ही क्या है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। समझ गए ना, ना तो पूरे के लिए और ना ही फिजिकली, मतलब एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, तो इसको हम फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं मानेंगे। कंपनी XYZ ने इंटर कॉन्ट्रैक्ट किया 10 साल का ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का, पाइपलाइन के थ्रू। अब XYZ के पास मेरी पाइपलाइन की टोटल कैपेसिटी का 95% सिर्फ कौन यूज करेगा, XYZ। तो अब XYZ ने सब्सटेंशियल ऑल पार्ट के लिए लिया तो ये क्या है, लीज। लेकिन 65% के लिए लिया है तो ये क्या है, सॉरी लीज नहीं, मतलब मैं जब बोल रहा हूँ लीज है, लेकिन ये आइडेंटिफाइड एसेट नहीं, आइडेंटिफाइड एसेट हो गई है। इस केस में क्या हो गया, आइडेंटिफाइड एसेट होगी। लीज कब बन जाएगा, जब बाकी शर्तें और पूरी हो जाएगी। अभी हम सिर्फ किस पर है, आइडेंटिफाइड एसेट पर। तो यहाँ आइडेंटिफाइड एसेट है, लीज कब हो जाएगा, बाकी शर्तें पूरी हो जाएगी, या आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है तो लीज भी नहीं। पक्का? अब राइट टू कंट्रोल क्या होता है, लीज की सेकंड कंडीशन क्या थी, पहली शर्त क्या है, बोलो, आइडेंटिफाइड एसेट। दूसरा क्या है, राइट टू कंट्रोल द यूज,
यूज को भी साथ में अंडरलाइन करना। तो एक बार लीज के लिए कंडीशन बता दो। सबसे पहले क्या है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा? पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या देगा सामने वाले को? राइट टू कंट्रोल, किस चीज का? ऑफ यूज। यूज को अलग याद रखना, कंट्रोल देगा आपको राइट टू कंट्रोल ऑफ यूज। और तीसरा क्या है? ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट। बाकी चीजें इतनी काम की नहीं है, क्योंकि कंसीडरेशन होगा ही होगा और पीरियड ऑफ टाइम होगा ही होगा। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम पे बात कर लेंगे, कंसीडरेशन भी होगा, लेकिन मेन तीन इन पे ज्यादा टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड होगा और क्या होगा? कंसीडरेशन होगा। अब हम किस पर आ रहे हैं? राइट टू कंट्रोल। किसका राइट चाहिए? राइट टू कंट्रोल द यूज। यूज करने के राइट आपके होने चाहिए या असेट के राइट आपके होने चाहिए? ये बिल्डिंग मेरे पास लीज पर है, ठीक है, इसको कैसे यूज करना है वो क्या है मेरे अंडर में? बेच दूं बिल्डिंग? नहीं। यूज के जो भी बेनिफिट्स है वो क्या है मेरे होंगे, तो हम क्या मान लेंगे? लीज। राइट टू कंट्रोल के आगे यूज साथ में रखना, राइट टू कंट्रोल द यूज। यूज का कंट्रोल चाहिए मुझे, किसका कंट्रोल नहीं चाहिए? बिल्डिंग का, असेट का कंट्रोल नहीं चाहिए। ये कब होता है? जब कस्टमर के पास ये दोनों चीजें हो। क्या क्या? राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूज द असेट एंड राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट। कैसे यूज होगी वो मैं डिसाइड करूंगा, और उसके बेनिफिट सारे क्या होंगे? मेरे होंगे। उसके बेनिफिट्स भी मेरे होंगे और कैसे यूज होगी वो मैं डिसाइड करूंगा। राइट टू डायरेक्ट द यूज का मतलब यूज के डायरेक्शन। अब मैं इधर इंटर की क्लास लगाऊंगा फाइनल छोड़ के, तो मेरी मर्जी है। इधर मैं क्या करूंगा? फाइनल की लगाऊंगा इंटर छोड़ के, मेरी मर्जी है, वो बीच में डिसाइड नहीं करेगा। तो राइट टू डायरेक्ट द यूज होगी। और जो पढ़ाऊंगा उसकी फीस भी किसके पास आएगी? मेरे। अब बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है तो क्या होगा? वो मेरा है या मतलब उसका है? मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे को कस्टमर बोलते हैं, लेकिन यूज का बेनिफिट थोड़ी है वो तो ऑनरशिप का बेनिफिट है। तो ऑनरशिप के बेनिफिट आपको नहीं मिलते तो भी लीज, मतलब क्या मान लिया जाएगा? राइट टू कंट्रोल द यूज है। अब बाकी चीजें पूरी होगी तो क्या होगा? लीज। ABC Limited enters into a contract with XYZ which grants ABC exclusive rights to use the specific grain storage facility over 5 years period in the month of May and June। सिर्फ कब चाहिए? May and June में, साल में। During these months ABC has right to decide which crops are placed in storage and when to remove them। XYZ provides the loading and unloading services for the warehouse activities। During the other 10 months XYZ has right to determine how the warehouse will be used। Recommend which party has right to control the use of asset। टर्म का मतलब कंटिन्यूस टर्म होनी जरूरी नहीं है। टर्म का मतलब क्या है? मई और जून में ही लगेगा। ठीक है, हम बीकानेर में पढ़ रहे हैं, यहाँ तिब्बतियंस आते हैं और कब मार्केट लगाते हैं? सर्दियों में, विंटर में। तो उन्होंने उनसे एग्रीमेंट कर रखा है कि हम विंटर में 3 महीने जगह हमारी रहेगी, बाकी 9 महीने आप किसको किराए पर देते हो, कैसे है? अब दिल्ली और में क्या होता है, इस समय छुट्टियां चल रही है, तो बच्चों को एंगेज करने के लिए वो क्या रखते हैं? बच्चे टूटे ना स्कूल से, तो वो क्या करते हैं? स्टेडियम किराए पर ले लेते हैं। स्टेडियम के स्टेडियम उनको क्रिकेट खिलाते हैं या जो भी गेम है वो सब खिलाते हैं। तो वो उन्होंने सिर्फ मई जून के अंदर किराए पर ले रखे। तो मई जून के लिए ले रखा है तो लीज है। अब मई जून में वो दूसरों को आने नहीं देते, अपने हिसाब से क्या करेंगे? यूज करेंगे। बाकी टाइम स्टेडियम वाला जाने, टूर्नामेंट कराता है, क्या कराता है, दूसरों को किराए पर देता है, डजेंट मैटर। तो पहले बताओ, पीरियड ऑफ यूज मई जून है तो भी चलेगा, लीज है। कहानी पढ़ लेना, इसके अंदर यही बातें लिखी हुई है, मई जून वाली बात लिखी हुई है इसने, ठीक। लेकिन उस समय इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेरे हैं। अब मान लो ये वेयर हाउस बना रखा है दीपक ने, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, ठीक है। इसके अंदर कुछ जगह तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है, कुछ जगह सिर्फ नॉर्मल स्टोरेज की फैसिलिटीज है, कुछ जगह अलग टाइप से। तो अब दीपक डिसाइड करेगा कब? मई और जून में। तो मई जून में दीपक के पास राइट टू यूज है या नहीं? तो पीरियड स्पेसिफाइड भी क्लियर हो गया ना इसमें। ये पीरियड का कंटिन्यूस होना जरूरी है क्या? नहीं। फिल्म सिटी होती है ना, अगले 3 दिन के लिए एक प्रोड्यूसर ने किराए पर ले ली, वो लीज है, 3 दिन भी की लीज है। अब प्रोड्यूसर अपने हिसाब से यूज करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, 3 दिन भी क्या है? लीज है। लेकिन जरूरी नहीं है कंटिन्यूस। पक्का कपिल शर्मा फिल्म सिटी में एक पर्टिकुलर एरिया परमानेंट किराए पर लेके रखता है, तो वो उसके पास क्या है? लीज पर है। उसके अंदर वो अब कैप्स कैफे खोलता है, कभी कुछ करता है, चंदू की दुकान खोलता है, वो उसके अंदर उसके हिसाब से, ठीक है, उसके राइट है। तो वो राइट टू यूज है या नहीं उसके पास? यस, पक्का। और पूरी एसेट के हैं थोड़े के। अब उसके अलावा ये क्या कर रहा है? ये हाउ मच क्रॉप टू प्लेस इन स्टोरेज, टाइमिंग सब किसका है? एबीसी का है। तो एबीसी के पास क्या है? राइट टू यूज है। दीज राइट्स आर मोर सिग्निफिकेंट टू द इकोनॉमिक
economies of use of the asset then the loading unloading services performed by XYZ during the same period. अब XYZ ने क्या बोला, लोडिंग अनलोडिंग क्या रखेंगे हम अपने पास रखेंगे, तो इससे क्या है कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, तो इसलिए इसको ज्यादा वेट हम नहीं देंगे। राइट टू यूज का मतलब क्या है कि यूज करने से जो बेनिफिट्स मेनली आते हैं वो किससे होते हैं, वो वाले राइट आपके पास है। तो आपने जैसे मैंने बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, उसने बोला कि ताला मैं लगाऊंगा सुबह और शाम, ठीक है, तो ताला लगाने के राइट मेरे पास नहीं भी है, लेकिन ताले से कोई यूज के बेनिफिट्स थोड़ी आएंगे, वो तो अपना कंट्रोलिंग रखना चाहता है, कब्जा ना हो जाए, ये ना हो जाए, हम ताला ना लगाए रात को कोई आ जाए तो इसलिए पक्का। तो वैसे लोडिंग अनलोडिंग के भले ही रख लो, मेन बेनिफिट्स किससे आएंगे, यूज के जो मेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स जिस वजह से आएंगे वो यूज के राइट, जिस यूज से मुख्य बेनिफिट्स उस सोसाइटी के आएंगे वो मेरे पास होने चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। एमएनए 15 साल के लिए पावर कंपनी पीक्यूआर से क्या कर लिए, सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय न्यू सोलर फार्म। आपने एक नया सोलर फार्म लगाया, उससे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो सारी किसके आएगी, मेरी आएगी, ठीक है। पीक्यूआर ओन्स, ओनरशिप किसके पास है, पीक्यूआर के लिए। टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन और ओनरशिप ऑफ फार्म किसकी रहेगी, पीक्यूआर की। और एमएनए को क्या है, एनर्जी क्रेडिट मिलेंगे। अब पहले फटाफट से सुन लो, एनर्जी क्रेडिट क्या होता है, जब आप सोलर से कुछ बनाते हो तो आपको क्या मिलते हैं, एनर्जी क्रेडिट। उनकी ट्रेडिंग होती है, आप उनको बेच दो भले। आपने सोलर से मतलब जो भी कोई भी ऐसा काम करो जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी बच रही है या कोई भी पावर बच रही है। जैसे होटलों में क्या होता है, बाहर निकलते ही चाबी निकालेंगे तो वो सारी लाइटें बंद हो जाती है, और लाइटें जलती कब है, चाबी डालने पर। वो क्यों करते हैं ऐसा, उनको एनर्जी क्रेडिट बनते हैं, क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे लाइट बंद कर बिना निकल जाएंगे तो क्या होगा, लाइटें वेस्ट होगी। अब जिस होटल ने ये लगा दिया हर रूम में, तो उनको कुछ एनर्जी क्रेडिट मिल जाएंगे। सेंसर लगा दिए जिन्होंने किसके ऊपर, एस्केलेटर्स के ऊपर। सेंसर मतलब जैसे आदमी आएगा तभी चलेगा। इधर पीछे मंगलम कॉलोनी बनी हुई है अपने, वहां पर क्या है, रात के समय जैसे ही आप नीचे से निकलते हो ना तभी लाइट जलेगी, अदरवाइज लाइट नहीं जलती। उनमें सेंसर लगे हुए हैं, जैसे आप निकलते हो उस जगह की लाइट अपने आप जलती रहेगी। तो उनको क्या मिलते हैं, एनर्जी क्रेडिट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, एनर्जी क्रेडिट क्या होता है। और टैक्स क्रेडिट तो आप समझते ही हो, डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, ओनर को। मैं पी क्यू आर हूँ, आप एम एन ओ। अब यूज आप जैसे करवाओगे उतने ज्यादा, जैसे आपने ज्यादा यूज की तो ज्यादा सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनी, तो आपको एनर्जी क्रेडिट किसके हैं, एम एन ओ के। वही तो यूज के हैं। प्लांट किसने लगाया, पी क्यू आर ने, तो डैप तो प्लांट ही क्लेम करेगा टैक्स में। डेप तो प्लांट का, पीक्यूआर ही क्लेम करेगा ना। मैं पीक्यूआर, मैंने अपनी एसेट आपको लीज पर दी। अब आप कब, आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से सोलर एनर्जी आप प्रोड्यूस करवाओगे, तो जितना आप प्रोड्यूस करवाओगे करोगे उतना ही क्या होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैंने दे दी तो यूज आप उसमें सोलर एनर्जी आप प्रोड्यूस करो। आपने बोला कि हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, हमें जब चाहिएगा आपके आदमी, क्योंकि चलाना थोड़ी आता है, ऐसे समझ लो जैसी भी मशीन है। आपने बोला अगले 5 दिन के लिए मेरे लिए डेडिकेटेड है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या अगले 5 महीनों के लिए मेरे लिए डेडिकेटेड है। अब आपको जैसे भी चलानी थोड़ी आती है, तो मेरा आदमी आपका चलाएगा, लेकिन जैसे आप कहोगे वैसे चलाएगा। तो राइट टू यूज आपके हैं, फिर राइट टू यूज आपके हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ड्राइवर का अलग हो जाएगा और उसका जेसीबी का अलग हो जाएगा। तो ये अब आपको एनर्जी क्रेडिट आपको मिलेंगे। एनर्जी क्रेडिट कब मिलेंगे, कितना आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उस प्लांट को चलाओगे। तो एनर्जी क्रेडिट तो क्या है, यूज का बेनिफिट्स। और डेप्रिसिएशन क्या है, ऑनरशिप का बेनिफिट। तो ऑनरशिप का बेनिफिट ये जानबूझ के लिख रहे हैं किसको मिलेगा, पी क्यू आर को, एमएनओ को नहीं मिलेगा। तो भले ही हो, हमें उससे मतलब ही नहीं। ऑनरशिप के बेनिफिट से है, यूज के बेनिफिट से। तो रीन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट क्या होता है, यूज से रेज होता है, और क्या है, डेप्रिसिएशन का इससे कोई मतलब नहीं है। टैक्स क्रेडिट जो मिलेगा वो क्या होगा, वो ओनरशिप का होता है, ठीक है। तो राइट टू कंट्रोल द यूज किसका है, आपका, समझ गए। राइट टू कंट्रोल द यूज कब होता है, लीज के लिए क्या है, राइट टू कंट्रोल द यूज होना जरूरी है, आइडेंटिफाइड एसेट जरूरी है, टाइम जरूरी है, और क्या है, कंसीडरेशन जरूरी है। और पूरे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब बातें हो या पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में तो भी चलेगा, ठीक है। अब सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके हैं, और राइट टू डायरेक्ट द यूज भी किसके हैं, आपके। राइट टू डायरेक्ट द यूज, अब मान लो कि इस कोचिंग में जो भी रेवेन्यू आएगा वो मेरा होगा, ठीक है। तो बेनिफिट यूज के हो गए मेरे, लेकिन अब वो तय करता है कि कब ये क्लास नहीं लगानी, वो क्लास नहीं लगानी, इस बिल्डिंग में ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो क्या है, फिर डायरेक्ट द यूज मेरे नहीं, पक्का। अब राइट टू डायरेक्ट द यूज में कुछ वो अपने पास रखता है जो उसको प्रोटेक्टिव राइट है। प्रोटेक्टिव राइट्स का मतलब क्या है, वो अपनी असेट को क्या करना चाहता है, खराब होने से बचाना चाहता है।
जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस में ही डाल दिए। जैसे कोचिंग से छोड़ो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोचिंग पे आता हूँ बाद में। आपने मुझे क्या दी? अपनी कार किराए पर दे दी। सुबह से शाम मेरे हिसाब से वो चलेगी, जो मैं डायरेक्शन दूंगा वैसे चलेगी, भले ही अलॉन्ग विद ड्राइवर दी या भले ही मैं खुद चलाऊंगा। ठीक है, तो आपने भले ही अलॉन्ग विद ड्राइवर दी, जैसे कार के लिए तो क्या ड्राइवर दोगे, लेकिन जैसी भी मशीन देते हैं तो क्या होता है, साथ में कंपनी वाले ड्राइवर देते हैं कि कहीं इधर उधर मतलब बिड़ा दी तो नुकसान हो गया तो, और हमें चलानी भी नहीं आती। बड़े बड़े प्लांट है, आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट का एग्जांपल दिया मैंने, मेरा इधर मैन्युफैक्चरिंग है तो मुझे थोड़ी आता है, लेकिन आपके लोग मेरे कहे अनुसार ही क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे। अब आपने बोला कि सरकार 500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलानी एक दिन में, इंजन खराब हो जाएगा। आपने बोला कि कार को नेपाल भूटान ले जाना, लैंड के रास्ते हैं तो भी, क्योंकि आपके कार का क्या हो जाएगा, चलान कट जाएगा। मतलब इंडिया के लिए आपके पास, या आपके कार के रूट परमिट जिस एरिया के है उसी एरिया में चलाना है, तो क्या राइट टू यूज मेरे नहीं है? वो तो आप अपने क्या रख रहे हो, प्रोटेक्टिव राइट के असेट को बचाने के लिए, और वो प्री डिटरमाइंड होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन से। पक्का? इस बिल्डिंग को मुझे उन्होंने किसके लिए दिया हुआ है? कोचिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे डिस्को बार थोड़ी चला दूंगा, तो क्या मैं बोलूँ राइट टू यूज नहीं है मेरे, डायरेक्ट द यूज नहीं है? कोचिंग में कैसे चलेगा, उसमें मेरे क्या है राइट्स है? अब मैं रात को यहाँ पर बार खोल के बैठ जाऊँ, शराब बेचने लग जाऊँ, तब तो मना करेंगे। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस है उसके अंदर अंदर सारे क्या है, राइट्स मेरे होने चाहिए। आप अपनी एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो तो फिर क्या है, ऐसा नहीं माना जाएगा, राइट टू डायरेक्ट द यूज नहीं है। कंपनी एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया वाई के साथ, एक व्हीकल है 5 साल के लिए देने के लिए। द व्हीकल इज आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो आइडेंटिफाइड एसेट है। सप्लायर वाई कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, और वो सब बातें लिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। और ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एक्स ऑपरेट्स द व्हीकल, कौन करेगा? एक्स ही, सप्लायर का ड्राइवर नहीं है। टू डायरेक्ट यूज, टू डायरेक्ट अदर्स टू ऑपरेट द व्हीकल, हायर ड्राइवर करेगा। कैसे करेगा? कंपनी एक्स ही डिसाइड करेगा कि कैसे व्हीकल करना है, विद इन द कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन क्या है? पीरियड ऑफ यूज, एक दिन में इससे ज्यादा नहीं चलाना, इंडिया से बाहर नहीं ले जाना, इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस है। पक्का? वाई प्रोहिबिट सर्टेन यूज ऑफ व्हीकल मूविंग इट ओवरसीज, मॉडिफिकेशन नहीं करना इसमें। अब आप व्हीकल में कलर करा दो या नई सीट लगा दो, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब आप ये व्हीकल का मतलब कार है, ये जरूरी नहीं है, ये क्या हो सकता है, कोई भी रोलिंग स्टॉक समझते हो कि बड़े बड़े आप जैसे सामान जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक देखे आपने, पीछे से खाली पड़े हैं, लंबे लंबे ट्रक है, तो वो भी हो सकता है, कुछ भी है। अब मैंने उसको क्या कर दिया, कटवा के थोड़ा कम कर दिया ताकि मुड़ने में दिक्कत ना आए, तो ऐसे मैं नहीं कर सकता। उसने बोला हुआ है कि इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन एडेप्टेशन हमसे पूछे बिना नहीं करोगे। क्या राइट टू यूज है या नहीं? पक्का? बोलो। तो राइट टू यूज है। कंपनी ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर एच टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स इन द फैसिलिटी, एंटिटी ए डेजिग्नेटेड द फैसिलिटी एंड प्रोवाइड्स इट्स स्पेसिफिकेशन। कंपनी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सप्लायर एच है, ये एक तरह से लेसर है, ये लेसी है। लेसर लेसी वर्ड यूज नहीं कर रखे इसने, कस्टमर और सप्लायर वर्ड यूज कर रखे। तो ये कस्टमर है और ये क्या है, सप्लायर। एंटिटी ए डिजाइन, सॉरी डेजिग्नेटेड बोल दिया मैंने, डिजाइन द फैसिलिटी एंड प्रोवाइड्स इट्स स्पेसिफिकेशंस। एंटिटी ए ने ही क्या किया था, डिजाइन बताया था, उसी हिसाब से सप्लायर एच ने वो क्या है, asset बनाया। Supplier H owns the facility and the land. Entity A specifies how many parts it needs and when it needs the part to be available. Supplier H operates the machinery and makes all operating decisions, including how and when parts are to be produced, as long as it meets the contractual requirement to deliver the specified number of specified date. Assuming supplier H cannot substitute the facility and hence is an identified asset. तो अब ये कह रहा है आइडेंटिफाइड एसेट पर तो चेक करो मत, सिर्फ क्या करो, राइट टू डायरेक्ट द यूज। एग्जामिन विच पार्टी हैज राइट टू कंट्रोल। ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? जिसको ध्यान में रखकर, जिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को ध्यान में रखकर इसने क्या लिया, ये बनाया। मैं हूं बाबा रामदेव पतंजलि, और आप कौन हो? सप्लायर एच, जिसने फैक्ट्री खोली है। अब बाबा रामदेव का नाम पतंजलि लिखते ही उसकी सेल बढ़ जाती है। तो बाबा रामदेव ने बोला कि इस तरह का प्लांट बनाओ, ऐसे ऐसे स्पेसिफिकेशंस, कि साबुन का शेप ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, मुझे नहीं पता साबुन है लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी तरह का प्लांट बनाओ। ठीक है, अब मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया कि मेरे को हर महीने 50,000 साबुन आप बना कर दोगे, आगे मैं क्या करूंगा, बाबा रामदेव के नाम से पैकिंग करके बेचूंगा, और कब मेरे को चाहिए, कितनी चाहिए, कब चाहिए, ये सब बता दिया। लेकिन आप ही चलाओगे उसको और आप ही उसके ऑपरेटिंग डिसीजन लोगे, बस मुझे मेरी 40,000 साबुन देते रहना।
ठीक है, मुझे एज लॉन्ग एज मेरी नीड मीट होती रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे, आप कैसे चलाते हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। और आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, ये बात पहले से तय होगी कि मुझे इसी प्लांट से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए, आप दूसरे प्लांट से लाओगे तो क्या होगा, महंगा कर दोगे या कुछ भी कर दोगे, ठीक है, लाने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाएगा, कुछ भी। मुझे इसी प्लांट से ये मेरी साबुन चाहिए। उसके अलावा आप कब चलाते हो? सुबह चलाओ, शाम को चलाओ, मुझे 40,000 सोप्स मिलकर मिल जाना चाहिए। बताओ। नोट लीज। क्यों नहीं है लीज? चलाने के राइट आपके, मुझे 40,000 दे दो, आप 70 बनाओ, 30 आप ले रहे हो, तो यूज के बेनिफिट भी तो आप ले रहे हो, ठीक है। मुझे 40,000 कब चाहिए? महीने के आखिरी दिन। अब आप सुबह काम नहीं करते हो, शाम को करते हो, महीने के आखिरी दिन ही बनाते हो, तो मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है। तो फिर क्या है? लीज नहीं है ना, राइट टू डायरेक्ट द यूज मेरा नहीं है, मेरे को तो सिर्फ क्या चाहिए? सोप चाहिए। पक्का? बोलो। ये होमवर्क कर ले, मतलब ये कर लेना अपने आप से, होमवर्क क्या, रिवाइज की जरूरत नहीं, रिवीजन की जरूरत नहीं। अब इसने एक मस्त सी समरी बना रखी है। लीज कब होगी? जब आइडेंटिफाइड एसेट होगी और कस्टमर के पास क्या है? राइट टू कंट्रोल, मत लिखना, राइट टू कंट्रोल द यूज, ठीक है। एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली हो सकता है वो। आइडेंटिफाइड का मतलब यही चाहिए, या आपने मुझे बोल दिया कि मुझे इस तरह की चाहिए, लेकिन क्या है, मेरे पास वैसी एक ही है। पक्का? और सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट नहीं होने चाहिए। सब्सटेंटिव राइट नहीं होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंटिव नहीं होने चाहिए। अगर सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंटिव है तो फिर वो लीज नहीं। वो आपने पढ़ लिया। कब है? जब कस्टमर प्रिवेंट नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है? कस्टमर प्रिवेंट नहीं करता, लेकिन क्या है, मुझे बदलने से क्या होगा? कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होगा, नुकसान हो या बेनिफिट्स ना हो, तब क्या है? तो अगर मुझे बदलने से क्या होता है? फायदा होता है, और कस्टमर भी मुझे क्या है? रोकता नहीं है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन राइट है, सब्सटेंटिव है। पक्का? अब राइट टू कंट्रोल द यूज होना चाहिए कब? थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, 3 दिन के लिए ही सही, लेकिन वो उस समय तक के अंदर मेरे पास होना चाहिए। वो कब होता है? जब उसके सारे बेनिफिट्स मेरे होते हैं। कौन से? यूज के, ऑनरशिप के नहीं, ठीक है। और दूसरा कौन सा? राइट टू डायरेक्ट द यूज। ये सारे क्या होगा? मेरे होंगे। अब ये कह रहा है कि बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सब लीज से भी हो सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी आउटपुट और बाय प्रोडक्ट जो यूज से आएंगे वो है। बाय प्रोडक्ट क्या था? एनर्जी क्रेडिट। मेन तो मैं क्या बना रहा था? एनर्जी बना रहा था, लेकिन एनर्जी क्रेडिट बाय प्रोडक्ट। तो चाहे प्राइमरी आउटपुट भी मेरा होना चाहिए, के बेनिफिट्स भी मेरे होने चाहिए, बाय प्रोडक्ट के भी बेनिफिट्स मेरे होने चाहिए, और सारे के सारे यूज से जो आने वाले बेनिफिट्स है वो मेरे होने चाहिए। चाहे होल्ड करने से आते हैं, चाहे सब लीजिंग से आते हैं। ये बिल्डिंग है, अब मेरे को एक पार्ट मैंने इसका क्या दे दिया? किराए पर दे दिया। वो तभी हो सकता है जब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में प्रैक्टिकल लिमिटेशन ना हो। तो वो सब लीज वाले बेनिफिट्स भी क्या होने चाहिए? मेरे होने चाहिए। मैंने उससे बोला कि बिल्डिंग चाहिए किराए पर, उसने बोला कि ले तो लो, किराया इतना लगेगा। मैं कहा इतना किराया तो मैं कैसे भरवाऊंगा? वो कहता है कि आप सब लीज कर लेना भले। तो क्या है, तब मेरे पास लीज पर ही है। उसने बोला सब लीज नहीं करनी, किराया इतना ही है, देना दे दो, नहीं तो मत लो, तब भी लीज है। क्यों? क्योंकि फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेशन डाल दी। लेकिन सब लीज करूंगा और बेनिफिट वो ले जाएगा, तब लीज नहीं है। पक्का? बोलो। तो इसमें ये फालतू का कब कैसे कहाँ करना है वो सब क्या है? मेरी मर्जी से होगा, ठीक है, कस्टमर की मर्जी से होगा। हाँ बच्चों, अब हम किस पर आ रहे हैं? अकाउंटिंग पर। अभी तक का क्वेश्चन जो था वो सिर्फ किसके लिए थे? एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। उनसे कोई क्या है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसकी? लीज की, अकाउंटिंग, ठीक है। सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को क्या करना है? सेपरेशन। जैसे मैंने शॉपिंग मॉल किराए पर लिया, और क्या किया? उसमें क्या है? मेंटेनेंस चार्ज भी थे, तो अलग अलग करने हैं या नहीं? टॉपिक नालायक ने ये लिखा है, आगे क्या कर दिया? अलग बात स्टार्ट कर दी। यहाँ से सेपरेटिंग लीज कंपोनेंट, अब याद दिला देना, वो पीछे वाला छोड़ा है वापस करने, या छोड़ो ना, वापस पहले वही करा देता हूँ। पहले ये क्या कह रहा है? अगर 2-3 एसेट लीज पर है तो उनको अलग अलग लीज मानना है या सेपरेट लीज मानना है? टॉपिक क्या लिखा हुआ है? लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। उसके अंदर पहले क्या लिख रहा है? आगे आ जाएगा ये टॉपिक। पहले क्या लिख रहा है? कि 2-3 एसेट किराए पर एक साथ ली, तो उनको अलग अलग करें या एक साथ करें? तो क्या है? सेपरेट लीज मानना जब दोनों शर्तें एक साथ पूरी हो। लेसी कैन बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट ईदर और इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज। और नहीं एंड, या तो लेसी अलग अलग यूज कर सकता है,
अलग अलग यूज नहीं कर सकता तो क्या है, उसके पास खुद के पास है दूसरा एसेट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने जेसीबी मशीन किराए पर ली, उसके साथ आगे 3 चीजें और होती है। एक क्या, खड्डा खोदने वाला, एक क्या, कचरा हटाने वाला, एक बिल्डिंग तोड़ने वाला। तो 10 चीजें और होती है, तो वो आपने साथ में ली, तो क्या आप उसको अलग अलग यूज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन आपके पास दूसरे रिसोर्सेज खुद के पास पड़े हैं। ठीक है, इस टाइप से अब एग्जाम्पल करेंगे इसका, तब समझ में आ जाएगा। और दूसरा क्या ये चीजें एक दूसरे पर हाईली इंटरडिपेंडेंट, हाईली इंटररिलेटेड है या नहीं है? तो लेसी अलग से बेनिफिट ले सकता है अलग अलग एसेट्स का। प्लस क्या है, ये चीजें एक दूसरे पर हाईली इंटरडिपेंडेंट नहीं है। तो आज की डेट में तुम्हें एक बात बताऊं, लगभग सारी चीजें अलग अलग यूज मिल जाती है। आप रेलवे का वैगन किराए पर ले लो, इंजन आपके पास नहीं है, तो सामने वाले से आपने इंजन और वैगन एक साथ ले लिए, तो इंजन और वैगन की अलग अलग करोगे या साथ में करोगे? अगर आपको इंजन खुद का है, वैगन कहीं और से ले सकते हो, या वैगन आपके पास खुद से का पड़ा है, इंजन मेरे पास क्या है, एक इंजन और एक वैगन इससे किराए पर लिया, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा वैगन भी पड़ा है, तो क्या होगा? क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना ये रूल्स इनको? इंजन और वैगन को नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास दूसरे वैगन पड़े हैं, तब क्या होगा? कर सकता हूँ। एसी स्टेबलाइजर किराए पर लिया, वैसे तो अलग अलग यूज नहीं होते, लेकिन क्या है, स्टेबलाइजर मेरे पास खुद का पड़ा है, खुद का नहीं पड़ा तो रेडिली अवेलेबल रिसोर्स किसी और से मिल जाता है। तो ये तो लगभग पूरी हो जाती है, अलग अलग यूज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि दूसरी चीज मिल ही जाती है कहीं ना कहीं और से। हाँ, कोई ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है कि किसने बनाई है, बीएचईएल ने, उसका दूसरा पार्ट बाजार में मुझे कहीं से मिलेगा ही नहीं, तब अलग बात है। अदरवाइज ये दोनों अलग अलग यूज हो सकते हैं, पक्का। और प्लस क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट और इंटररिलेटेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इंटरडिपेंडेंट इंटररिलेटेड भी नहीं होनी चाहिए, और अलग अलग मिल भी जाती है, तब तो क्या करना है, सेपरेट। और अलग अलग नहीं मिलती है, या दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। इंटरडिपेंडेंट है तब क्या है, अलग, सेपरेट नहीं मानना, सिंगल लीज मानने। अब एग्जांपल है इसमें, इसने एक तो ये लिया है, प्लस क्या है, उसकी एक्सेसरीज ली है, ये समझ लो कि क्या है, जैसी मशीन है और इससे रिलेटेड अटैचमेंट लिया है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना यूज, मतलब मेरे को मिल जाएंगे, मान लो जैसे भी इससे ले ली, दूसरा पार्ट मेरे पास है साथ में लगाने वाला, या नहीं है तो मेरे को कहीं और से दूसरा किराए पर मिल जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, होते तो इंटरडिपेंडेंट ही है एक दूसरे से। और माइनिंग पर्पस के लिए मैंने ये लिया है, माइनिंग समझते हो ना कि, ठीक है, तो समझ रहे हो ना माइनिंग तो, कि कोई खोद के कुछ निकालना है, तो उसमें 5 तरह के इक्विपमेंट चाहिए मुझे, तो एक, और वो पांचों आपसे ही लिए हैं, लेकिन ये सारे इंटरडिपेंडेंट है, भले ही मुझे अलग से मिल भी जाते हो, लेकिन इंटरडिपेंडेंट तो है, तो फिर इनको सेपरेट नहीं करना। सेपरेट करने की 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, और अलग अलग यूज अवेलेबल, मतलब अलग अलग अवेलेबल होने चाहिए। शो हाउ मेनी लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट, तो क्या है, हाउ मेनी लीज कंपोनेंट्स, कितने? 1 लीज। अब दूसरा क्या है, एडिशनल ट्रक भी है। अब आप माइनिंग से चीज तो निकाल लोगे, अब उसके बाद में क्या है, उसको कहीं और भेजना है, उसके लिए आपने उससे ट्रक भी सामने वाले से ले लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रक तो क्या है, इंटरडिपेंडेंट तो नहीं है ना, चाहे अलग से मिल जाता मुझे, लेकिन क्या है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, वो शर्त पूरी नहीं हो रही, तो ट्रक का उससे क्या लेना देना माइनिंग से? ट्रक एक आगे का ट्रांसपोर्टेशन का है, तो मैंने आपसे ही ले लिया, आपने अपना बिजनेस बढ़ाना था, आप ट्रक भी किराए पर देते, तो ट्रक अलग रहेगा और वो दूसरा अलग रहेगा, दूसरे सारे मिलकर एक रहेंगे। जो माइनिंग के लिए 50 चीजें लगी हुई है, वो सारे इंटरडिपेंडेंट है, भले ही मुझे अलग अलग मिल जाते हैं, पहली शर्त पूरी होगी। सेपरेट के लिए क्या है, पहली शर्त, अलग अलग मिल जाते हैं, भले ही मिल जाते हैं, लेकिन इंटरडिपेंडेंट है, दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई। दूसरी शर्त क्या, इंटरडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, तो वो सारे मिलकर एक, और ट्रक अलग एक। ठीक है, वो सारे अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब क्या है, एंटिटी एल ने एक ऑफिस बिल्डिंग क्या ली, किराए पर ली। इस ऑफिस बिल्डिंग में फुल्ली फर्निश्ड है, मतलब फर्नीचर लगा हुआ है, और एचवीएसी सिस्टम लगा हुआ है। एचवीएसी सिस्टम क्या होता है, वो सर्दियों में गर्म करता है, गर्मियों में ठंडा करता है, एसी सिस्टम है, समझ, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से काम करते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लैंडलॉर्ड टू परफॉर्म ऑल कॉमन एरिया मेंटेनेंस during the terms of arrangement. Entity L makes a significant single monthly rent and does not pay for maintenance separately. किराया उसने फिक्स बोला हुआ है, मेंटेनेंस मैं कर दूंगा, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी है, 40 ईयर्स, और एचवीएसी की कितनी है, 15 साल। अब 3 कंपोनेंट है, बिल्डिंग एसेट, ऑफिस फर्नीचर, और तीसरा अब क्या आ रहा है, नॉन लीज कंपोनेंट, जो मैंने पहले छोड़ दिया था ना हेडिंग में पढ़ के। नॉन लीज का मतलब क्या है, एसेट ही नहीं है तो लीज तो कहां से होगा, आइडेंटिफाइड एसेट तो चाहिए। तो अब मैंने एक दुकान किराए पे ली है, मान लो मॉल में, ठीक है, एक शॉप किराए पे ली है, उसका वो क्या लेते हैं, कॉमन एरिया की क्लीनिंग का चार्जेस, कॉमन एरिया के एसी का चार्जेस, लिफ्ट यूज करेंगे तो उसका चार्जेस, तो वो क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस। अब वो अलग अलग बताए,
या ना बताए, उनकी हेडेक है। अब उसका क्या करना है, आप उसको तो चॉइस देता है यस, चाहे क्या किया हुआ है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेंटेनेंस का अलग से नहीं बोला, आप उसको अलग करो, उस पर नॉर्मल अकाउंटिंग लगाओ, बाकी पर लीज की अकाउंटिंग लगाओ, या दोनों को इकट्ठा रख लो और लीज की अकाउंटिंग लगाओ, लीज की अकाउंटिंग लगाओ। अलग कर लिया, लेकिन अलग को मान के नॉर्मल कभी भी सर्विस की अकाउंटिंग नहीं लगेगी। नॉन लीज कंपोनेंट को आप अलग मत करो और टोटल पर ही क्या लगा दो, लीज की अकाउंटिंग, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और अलग करके लीज वाले पर लीज, उस पर अलग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग नहीं किया और सारे पर नॉन लीज, मतलब लीज का ऐसे मत लगाओ, ठीक है। तो किस पर, मेंटेनेंस पर आप लीज लगा सकते हो, आप उसको अगर सेपरेट नहीं करते, लेकिन सेपरेट ना करके मेंटेनेंस वाली अकाउंटिंग नहीं लगेगी। पक्का समझ गए ना ये बात। तो अब इसमें लीज क्या क्या है पहले तो ये बताओ। तो इसने बोला तीन बातें हैं, एक तो ऑफिस फर्नीचर और बिल्डिंग अलोंग विद एचवीएसी, तीन चीजें होगी। फर्निश्ड है ना, तो फर्नीचर का भी किराया ले रहा है वो, दुकान का किराया नहीं ले रहा, खाली किसका ले रहा है, फर्नीचर का भी, एचवीएसी का भी और बिल्डिंग का भी। लेकिन बिल्डिंग और एचवीएसी तो साथ में अटैच्ड है, बिल्डिंग और एचवीएसी तो क्या है, जुड़े ही है ना, मैं उसको बिल्कुल साथ में इंटरकनेक्टेड है वो तो उनको क्या नहीं करोगे, अलग अलग नहीं करोगे। और दूसरा लीज कंपोनेंट क्या हो गया इसमें, कहा गया, दूसरा क्या हो गया, फर्नीचर, और तीसरा क्या हो गया, मेंटेनेंस एग्रीमेंट। तो इन दोनों को अलग अलग करना ही पड़ेगा। इसको क्या करना चाहो, इनके साथ जोड़ दो, भले अलग अलग करो, ठीक है। मेंटेनेंस एग्रीमेंट नॉन लीज कंपोनेंट है। अब ये आगे अकाउंटिंग बता रहा है, अभी इसने अकाउंटिंग नहीं बताई। अकाउंटिंग क्या होगी, मेंटेनेंस को किसके साथ मान लो, बोलो, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है, और अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है आपकी कि क्या कर लो, आप सिंगल लीज मान लो, ठीक है। और अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे चलेगी, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट क्या होता है कि कोई प्रोविजन को हम छोड़ दें, क्योंकि वो प्रैक्टिकली दुखी करेगा, इतना ज्यादा क्या होगा, मिसलीडिंग नहीं होगा, क्योंकि मेंटेनेंस का चार्ज कम होगा, मेन चार्ज किसका होगा, लीज का। तो हम मेंटेनेंस को अलग करें और बाकियों पर लीज लगाएं, क्योंकि आगे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, तो मेंटेनेंस समेत ही क्या निकालो, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। समझ गए क्या। तो सिंगल आप मानना चाहो तो क्या मान सकते हो, लीज कंपोनेंट मान सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं मानोगे कि सिंगल नॉन लीज मान लो। ये आप देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। अब हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। A lessee enters into a lease of equipment, किस में यूज एंटर हो रहा है, इक्विपमेंट में। और 80,000 और 10,000 क्या है, एक तो लीज है और एक क्या है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्टैंड अलोन प्राइस क्या है कि रेशो में बांटना है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है हमें इससे कितना मतलब नहीं है। अलग अलग किराए पर लेते हैं तो लीज कितने का होता है, 85, और मेंटेनेंस प्राइस कितना होता है, 15। हमें एक साथ कितने में मिल गया, मैंने एक शॉपिंग मॉल में दुकान किराए पर ली। हालांकि ये एग्जांपल ठीक नहीं है, ये समझाने के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे एग्जांपल में क्या है, इक्विपमेंट। अब वो क्या कहते हैं, दुकान का किराया अलग से होता 25,000 और मेंटेनेंस होता 5, उन्होंने मुझसे कितना लिया, 28, और उसके अंदर लिखा कुछ, लीज का इतना, नॉन लीज का इतना। मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाएंगे तो सभी मैनिपुलेट कर लेंगे। तो आपको अगर अलग करना ही है तो स्टैंड अलोन प्राइस के रेशो में डालोगे, अलग करना ही है, तो नहीं करना तो बात ही खत्म। पक्का। तो उसने प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ऑप्ट नहीं किया, मतलब वो अलग करना चाहते हैं, तो किस रेशो में बांट दिया, बोलो, स्टैंड अलोन प्राइस के रेशो में। अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन और इंसेप्शन इनको छोड़ते हैं हम। अब करूंगा इनको सबको करूंगा, ठीक है। अभी पहले प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। फटाफट से बताओ लीज टर्म की जरूरत क्यों है, क्योंकि अब अगले 10 सालों के लिए लीज पर है, तो मुझे इसकी क्या निकालनी पड़ती है, प्रेजेंट वैल्यू। तो कितने सालों के लिए है वो, क्या है, लीज टर्म। वो क्या होता है, रेंट फ्री पीरियड, नॉन कैंसिलेशन पीरियड, ऑप्शनली रिन्यूएबल पर पीरियड, अगर वो सर्टेन है कि क्या है, हो जाएगा। और पीरियड कवर्स बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज वेयर लेस इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू टर्मिनेट द अर्ली पेमेंट। अब देखो मेरे को इसने लैंडलॉर्ड ने क्या बोला हुआ है, 5 साल की किराए पर ले लो और आगे 5 साल के लिए आप चाहो तो क्या कर लेना, रिन्यू कर लेना। और मैं श्योर हूं कि मैं रिन्यू करूंगा, तो पीरियड कितना है, 10 साल। दूसरी बात ये, कई बार ऐसे बोलता है 10 साल के लिए ले लो, आप चाहो तो 5 साल बाद टर्मिनेट कर देना, और मैं श्योर हूं कि टर्मिनेट नहीं करूंगा, तो कितने, 10 साल। श्योर होने का मतलब रीजनेबली सर्टेन हो। रेंट फ्री पीरियड, शुरू में वो बुलाते हैं कि 5 महीने रेंट मत देना, आपका चल जाए तो क्या आगे चला जाना, तो वो भी लीज पीरियड टर्म में आएगा। नॉन कैंसिलेबल पीरियड मतलब 5 साल, और अगले वाले 5 साल कब जोड़ने हैं, समझ। पक्का। शुरू में वो किराया क्यों नहीं लेते, या आपका चल जाए, क्योंकि लोग आते नहीं है, बड़ा शॉपिंग मॉल है, ब्रांड्स आ नहीं रही, तो मैंने उनको क्या बोला, 4 महीने क्या है,
रेंट फ्री पीरियड है, उसके बाद में 4 साल का क्या कर लेना एग्रीमेंट, पक्का? तो 4 साल 4 महीने माना जाएगा, पक्का, अगर लीज हो जाता है तो। अब कैसे पता लगेगा कि रीजनेबली सर्टेन है? अब उसके ऊपर क्वेश्चन है। मैंने एक बिल्डिंग किराए पर ली 5 साल के लिए और मैंने इसके अंदर लिफ्ट लगा दी, तो क्या होगा? ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया और लिफ्ट की लाइफ कितनी है? 8 साल 10 साल, तो उसका बेनिफिट मैं लेना चाहूंगा। इसमें मैंने पेंट करा दिया, ये सब कर दिया, और 5 साल का रिन्यूअल पीरियड है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं क्या करूँ, लंबा यूज करूंगा, ठीक है। नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितने हैं? 6 साल, और 2 साल का क्या है? रिन्यूअल पीरियड है, ठीक है, और वो मार्केट रेट पर ही है। देर आर नो टर्मिनेशन पेनल्टीज, छोड़ूंगा तो कोई पेनल्टी वेनल्टी मेरे पास नहीं है, इंडिकेटिंग कि मैं रीजनेबल सर्टेन हूँ। कई बार क्या होता है, 5 साल का है, 2 साल का रिन्यूएबल पीरियड है, लेकिन वो रिन्यू नहीं कराओगे तो आपको क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टी। और वो पेनल्टी इतनी यूज होती है कि क्या होता है, रीजनेबली सर्टेन हो जाता है कि क्या रिन्यू करा लूंगा, तो वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 6 ईयर्स, 6 था ना, लाइक 5 था ही नहीं। उसके बाद बिल्डिंग ली, नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 8 ईयर्स, और मार्केट रेट पर आगे रिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन जब बिल्डिंग का पोजीशन मिला तो मैंने उससे पहले ही क्या लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स करा दिए, इसके अंदर लिफ्ट लगा दी, और इस सब किराए की जगह के अंदर आप कुछ नया कर दो तो उसको क्या बोलते हैं? लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स। और इनका लाइफ क्या है? 8 साल से सिग्निफिकेंटली क्या है? These leasehold improvements are expected to have significant value at the end of 8 years, and that value can be realized by continued use occupancy. तो इसमें खराब नहीं होगा, ये पेंट कराया मैंने 15 साल चलेगा, और 8 साल के बाद मैं पेंट को उतार के तो ले जा नहीं सकता, ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई करूंगा तभी क्या कर सकता हूँ, तो फिर क्या होगा? 8 या 10, जितना भी रिन्यूअल मतलब ऑप्शन है वो एक्सरसाइज होगा। पीक्यूआर ने लीज ली सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिटेल स्पेस की, और अगले 7 सालों तक के लिए, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो, 21 महीने की लीज है, लीज पीरियड तो 21 साल ही है, 21 महीने ही है, पक्का? तो बताओ अब कैसे तय होगा? बोलो बच्चों, रीजनेबली सर्टेन है या नहीं? ये तो आपको देखना पड़ेगा केस टू केस कि आपने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करवा दी है या टर्मिनेशन पेनल्टीज है इतनी, तो ये सब क्या, पक्का ना? टर्मिनेशन पेनल्टीज बड़ी है तो क्या होगा? रीजनेबली सर्टेन है। तो लीज टर्म डिसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे अकाउंटिंग सारी किस पर है? लीज टर्म के अंदर जो रेंट आएंगे उन्हीं की क्या निकालनी होगी? पीवी। अब लीज पेमेंट, अब देखो इसमें लंबी सारी कहानियां है, ठीक है, इन सब की जरूरत पड़ेगी, एक एक करके बताओ। लीज पेमेंट की पीवी निकालनी होगी, किसकी पीवी निकालनी होगी? लीज पेमेंट की। उसमें क्या आएगी? फिक्स्ड पेमेंट, इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट लेस लीज इंसेंटिव। फिक्स पेमेंट का मतलब 1 लाख रुपया साल का। इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट क्या होता है कि आप, मैंने बोला हुआ है कि मैं आपका प्लांट किराए पर ले रहा हूँ, 25,000 तो तुम्हारा लगता ही है, इसलिए 25,000 तो दूंगा ही दूंगा, और 25,000 और जितनी यूनिट प्रोड्यूस करूंगा इंटू 10 विच एवर इज लोअर, तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो 25,000 इन सब्सटेंस फिक्स हो गया, देखने में लग रहा है यूनिट प्रोड्यूस्ड इंटू 10, वेरी कर जाएगा, वेरिएबल नहीं है। देखो अगर वेरिएबल रेंट होगा तो अकाउंटिंग क्यों नहीं बन सकती? अब मुझे क्या पता आगे क्या आएगा, तो मैं पीवी खाक निकालूं उसके, तो इसलिए क्या कहता है फिक्स्ड वाला। लेकिन कई बार क्या है, आप वेरिएबल बनाओगे लेकिन उसमें एक पार्ट इन सब्सटेंस फिक्स्ड है, जब कब होगा? 10,000 25,000 और यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से किराया विच एवर इज लोअर, उतना तो दूंगा, तो 25,000 इन सब्सटेंस क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, वेरिएबल वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है। लीज इंसेंटिव्स क्या होता है? आपने मुझे कुछ दे दिया, आपने मुझे क्या बोला कि आप यहाँ पर आ जाओ, आपका वहां से यहाँ पर आने का खर्चा मैं दे दूँ, स्टॉक शिफ्टिंग का चार्जेस और ये सब, किसी भी फॉर्म में तुमने मुझे इंसेंटिव्स दे दिया तो वो माइनस हो जाएगा। वेरिएबल लीज पेमेंट जो किस पर डिपेंड है? इंडेक्स और रेट पर। अब वेरिएबल लीज पेमेंट किस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए सिर्फ, इसके अलावा तीसरी चीज पर नहीं है। आपने मुझे बोला सेल का 2% देना पड़ेगा, तो वो क्या है? ना तो किसी इंडेक्स पर है और ना ही रेट पर। आपने बोला कि वेरिएबल लीज पेमेंट इतनी बढ़ेगी हर साल जितना इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ेगा, तो क्या होगा? तो फिर वो इंडेक्स पर है। या इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी, इंडेक्स क्या होता है? ये 100 150, ठीक है। रेट क्या होती है? रेपो रेट हो रही है, तो रेट परसेंटेज में होती है और इंडेक्स क्या होता है? नंबर में होता है। सीआईए पढ़ते हो ना, कैपिटल गेन, तो वो क्या है? इंडेक्स नंबर। और रेट क्या है? इन्फ्लेशन रेट इतनी बढ़ गई, वो बढ़ गई 6% बढ़ गई 8%, ये एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन।
अब क्या होता है, 5 साल के लिए मेरे पास लीज पर है एक ट्रक, और छठे साल उन्होंने क्या बोला कि आप चाहो तो क्या कर लेना, 20 लाख रुपए पर खरीद लेना इस ट्रक को। और मुझे लग रहा है कि 6 साल बाद इस ट्रक की कीमत क्या होगी, 40 लाख होगी। अभी 1 करोड़ का है, 5 साल आप जो किराया ले रहे हो वो ले रहे हो, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा, इस ट्रक की फेयर वैल्यू इतनी ज्यादा होगी जितना मेरे पास परचेज ऑप्शन क्या है, कम रुपए पर है, तो उसको भी किसका पार्ट माने, लीज टर्म। और परचेज ऑप्शन लगभग फेयर वैल्यू पर ही है, तो नहीं लेना है, क्योंकि फिर वो मैं कभी भी एक्सेस रीजनेबली सर्टेन नहीं हूँ। पेमेंट ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेशन ऑफ लीज इफ लीज टर्म रिफ्लेक्ट्स द लीज लेसी एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू टर्मिनेट। अब इसको ध्यान से समझना, तुमने बोला है कि 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, जिसमें से 5 साल के बाद छोड़ा तो आपको 1 लाख रुपए की क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी। 10 साल के लिए तुम ले सकते हो, लेकिन अगर 5 साल के बाद छोड़ सकते, मतलब टोटल लीज टर्म तो हमने 10 साल लिखा हुआ है, और आपने बोला कि 5 साल बाद आप चाहो तो छोड़ देना लाख रुपए देके। मैंने लीज टर्म कितना लिया, 10 साल। तो फिर क्या है, मुझे लीज पेमेंट की पीवी निकालनी पड़ेगी अकाउंटिंग के लिए, तो मेरे पेनल्टीज लगेगी या नहीं, नहीं लगेगी। मैंने यही माना है ना, मैं लीज टर्म 10 साल है, वो पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने इंप्रूवमेंट इतने कर दिया कि 10 साल है, तो तब इसको नहीं लूंगा। और मैंने लीज टर्म कितना लिया है, 5 साल, मैंने कोई इंप्रूवमेंट वगैरह किया नहीं, तो पेनल्टीज को कब लेना, जब लीज टर्म में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हम टर्मिनेट करेंगे और हमें टर्मिनेशन पेनल्टी देनी पड़ेगी। पक्का। तो अब ये सारों की क्या निकालनी होती है आपको, प्रेजेंट वैल्यू। 19, 20, 21, 22 बिल्कुल इजी है, 23 भी इजी है, 24 पर आओ, इसको समझना पड़ेगा। एंटिटी एक्स वाई जेड इज अ मेडिकल इक्विपमेंट, ध्यान समझना है, समझ नहीं आएगा क्या लीज है क्या नहीं। मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है रिलेटेड कंज्यूमेबल्स का। कंपनी एबीसी ऑपरेट्स अ मेडिकल सेंटर, कंपनी एबीसी क्या करता है, एक मेडिकल सेंटर चलाता है। अंडर द एग्रीमेंट एंटेड इनटू बाय बोथ द पार्टीज XYZ ग्रांट्स एबीसी द राइट टू यूज अ मेडिकल लेबोरेटरी मशीन एट नो कॉस्ट, और कस्टमर XYZ क्या है, एबीसी क्या परचेज करता है, कंज्यूमेबल्स खरीदेगा, इससे कितने रुपए पर, 100 पर। और कंज्यूमेबल सिर्फ उसी इक्विपमेंट के साथ क्या किए जा सकते हैं यूज। अब ऐसे समझ लो आप क्या हो, कोई ऐसे बना दो कि मेडिकल इक्विपमेंट का नाम बताओ, ऐसे नहीं, वो मशीनें बताओ ना, आदमी डाल देते हैं उसमें। अरे आदमी, सिटी स्कैन करते हो आप, ठीक है, शुगर, आप क्या बनाते हो, सिटी स्कैन वाला कोई सिस्टम, ठीक है, आप वो, ठीक है। और उसके बाद क्या, मैं हॉस्पिटल हूँ, कस्टमर एबीसी, आपने बोला सिटी स्कैन इक्विपमेंट आपको फ्री में दिया, लेकिन इसके लिए जो चीजें यूज होगी, ऐसे समझ लो एक्सरे मशीन ली, लेकिन एक्सरे की जो शीट यूज होगी वो आपको मुझसे लेनी है, ठीक है। तो इसने इसको क्या दे दिया, नो कॉस्ट पे दे दिया क्या, एक्सरे मशीन, लेकिन एक्सरे की शीट जो लगेगी वो मुझसे लेनी पड़ेगी, और वो कितने रुपए की है, 100। पक्का। सिटी स्कैन के लिए जो भी हर बार खर्च कर चाहिए होता है, जो भी मटेरियल, तो वो जैसे ईसीजी भी करते हैं तो वो ग्लू वगैरह लगाते हैं ना, तो वो सब आपको मुझसे लेना है, मशीन आपको दे दी, 100 रुपए पर आपको लेना पड़ेगा। और कंज्यूमेबल कैन बी यूज फॉर ओनली फॉर दैट इक्विपमेंट, और एबीसी कैन नॉट यूज अदर कंज्यूमेबल्स। आप चाहकर भी शीट कहां से नहीं ला सकते एक्सरे की दूसरे, क्योंकि मेरी इस मशीन में एक्सरे शीट जो लगती है। और मैंने आपसे ये नहीं बोला कि मिनिमम आपको इतनी खरीदनी है, आप 40-100, मैं क्यों दे रहा हूँ आपको मशीन फ्री में, क्योंकि मुझे पता है कि मशीन तो फ्री में ले लेगा, लेकिन शीट के क्या होगा, जब मैं चार्जेस लूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मशीन की कॉस्ट कवर हो जाएगी, ठीक है। प्लस क्या है, आप कहीं और से खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये चीज ऐसी है जैसे मशीन के स्पेसिफिक यूज होती है। पक्का। और मैंने लेकिन ये शर्त नहीं डाली है कि 40 आपको इतने खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि इसका इतना काम चलता है कि क्या है, 8,000 यूनिट तो लगभग चल जाती है, कॉस्ट निकल जाएगी, इसलिए मैंने कर दिया। और कंपनी एबीसी ने क्या असेस कर दिया है कि इसमें लीज तो है, किस बात की लीज है, मेरे यहाँ पर वो एक्सरे मशीन आ गई या सिटी स्कैन वाले इक्विपमेंट आ गए, मेरी मर्जी से यूज होंगे, सब मेरे पास आइडेंटिफाइड एसेट है, एक ही एसेट है, वो मेरे सामने पड़ी है, तो आइडेंटिफाइड है, और राइट टू यूज सारे किसके हैं, मेरे हैं। लेकिन इसकी पेमेंट क्या है, इसकी तो कुछ नहीं है, इनडायरेक्टली वो किसके थ्रू रिकवर करेगा, इसके रिलेटेड कंज्यूमेबल्स के थ्रू, ठीक है। अब ये रेजिडुअल वैल्यू गारंटी अभी मैंने आपको बताया नहीं है, और कोई कंसीडरेशन नहीं है, और कोई कंसीडरेशन का मतलब टर्मिनेशन पेनल्टी अभी पढ़े थे ना बहुत सारे, पक्का, वेरिएबल पेमेंट और वो सब कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ यही है।
एनालाइज वेदर दीज पेमेंट्स अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी एंड आरओयू एसेट। अब हमें क्या करना होगा, पहली एंट्री डालनी होगी आरओयू टू लीज लाइबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब फटाफट से बताओ, ये कह रहा है कि इसमें दो अरेंजमेंट है, एक तो लीज ऑफ इक्विपमेंट और एक परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स। एबीसी भले ही मानती रहे 8,000 है, लेकिन कोई कमिटमेंट तो नहीं है। पक्का? तो अलग से तो कोई लीज पेमेंट है नहीं। कौन से वाली? इन 5 में से कोई भी नहीं है। फिक्स्ड, वेरिएबल जो इस पर डिपेंड करता हो, ये सब। तो लीज पेमेंट अलग से तो कुछ है नहीं, सिर्फ क्या है, कंज्यूमेबल्स खरीदेंगे तब क्या होगा, अलोकेट करना पड़ेगा कंज्यूमेबल की पेमेंट्स को, या तो लीज पर और दूसरा किस पर, नॉन लीज पर। कंज्यूमेबल्स के अंदर ही क्या है, लीज के किराए जुड़े हुए हैं, तो उसको अलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अलोकेट करना या ना करना तुम्हारी चॉइस है, अभी बात करी थी हमने। अगर लीज प्लस सब लीज जुड़ा हो तो क्या हो, नहीं करना है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगाती है कि अलोकेट नहीं करना, तो सारी शीट की कॉस्ट को क्या मानना पड़ेगा, लीज कंपोनेंट। सारी शीट की कॉस्ट को क्या मानना पड़ेगा, लीज कंपोनेंट। अलग नहीं करना तो फिर क्या मानना है, लीज। ठीक है, पक्का ना? और अलग अलग कर रहे हो तो क्या होगा, कुछ लीज कुछ नहीं लीज। अब क्या आता है, दो तरह की पेमेंट्स है। मान लो कि एक फिक्स पेमेंट है और एक वेरिएबल पेमेंट है, जो रेट और इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करती। मैंने एक शॉपिंग मॉल में एक दुकान किराए पर ली है, जिसका किराया कितना है, 5 साल की लीज टर्म है, 1-1 लाख प्लस सेल का 5%। तो 1-1 लाख की तो पीवी निकल जाएगी, सेल का 5% की पीवी नहीं निकलेगी। तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, जब जब वो पे करेंगे उस समय उसको P&L में डाल देंगे। तो इसकी अकाउंटिंग अब क्या रहेगी, क्योंकि जो वेरिएबल पेमेंट है आगे जितनी शीट्स खरीदूंगा उसके अंदर ही जाएगा ना मेरा लीज का पेमेंट। तो जो वेरिएबल पेमेंट है वो इंडेक्स और रेट पर तो है नहीं, और इंडेक्स और रेट पर नहीं है तो हम पीवी में यूज नहीं करेंगे। पीवी में क्या लेना है, फटाफट से बोलो, फिक्स रेट, वो तो अच्छे से याद रखना, फिक्स इन सब्सटेंस फिक्स्ड। दूसरा वेरिएबल जो इंडेक्स और रेट पर ही डिपेंड करती हो। फिर टर्मिनेशन पेनल्टी, अगर क्या लीज टर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हम टर्मिनेशन पेनल्टी भरेंगे। फोर्थ ऑप्शन टू परचेज, और एक चीज हो रहा है कि गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, वो समझाऊंगा। ऑप्शन टू परचेज, 4 बात है। तो उसमें जो वेरिएबल पेमेंट है वो तो क्या है, जितनी मेरे कस्टमर क्या पेशेंट्स आएंगे, कितनी शीट यूज होगी ये अभी पता नहीं है, तो अगले साल ही तय होगा। अभी पीवी में तो कुछ नहीं लाएंगे, लीज लाइबिलिटी कुछ नहीं बनेगी। और जब जब पे होंगे तब तब क्या करो, या तो लीज रेंटल टू बैंक कर दो, अगर आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंसी यूज कर रहे हो। और नहीं कर रहे हो तो उनको क्या करो, अलग अलग, और कुछ लीज रेंटल और कुछ कंज्यूमेबल्स का खर्चा। पक्का? लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। अब फटाफट से सुनो, ये सब चीजें बताऊंगा, आप घबराना मत, ये लास्ट में थ्योरी में करा दूंगा, क्योंकि करनी क्यों जरूरी है, एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अब फटाफट से आओ, इलिस्ट्रेशन नंबर 27, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। एंटिटी एल एंटर्स इनटू अ lease for 10 years with a single lease payment at the beginning of each year। बिगिनिंग ध्यान रख लेना, 1 लाख रुपए की क्या लीज पेमेंट है, और लीज पेमेंट विल इंक्रीज बाय द रेट ऑफ लिबोर एवरी ईयर। और अभी रेट कितनी है, 2%। तो ये कहता है आगे जो लिबोर की रेट होगी उससे बढ़ेगा। लेकिन वेरिएबल पेमेंट अगर रेट पर होना बेस्ड, तो एस बोलता है इंक्लूड करना है। और इंक्लूड करना है, और किस रेट से इंक्लूड करना है, आगे की रेट का नहीं पता, अभी की रेट को क्या मान लो आगे की रेट रहेगी वो। तो अब पहले साल की 1 लाख, दूसरे की 1-2, आगे की 2-2% बढ़ती रहेगी। अब पीवी निकालनी है इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न से, जो मैंने ऊपर थ्योरी छोड़ी है ना, उसको बता दूंगा इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। पेपर में हमेशा एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, जो भी रेट से पीवी निकालनी है वो तो दी होगी ना, अब कौन सी रेट है वो मैं तुम्हें आगे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए पहले को एक ध्यान रख लेना, इसको अंडरलाइन कर लो, और पहले को क्या करना है, एक करना। ज्यादातर बच्चों को एसएफएम करके क्या होता है, पहली पीवी निकालने की आदत होती है, बिगिनिंग में है ना, पहला किराया कब है, यही है। ठीक है, एंट्री क्या डल जाएगी, आरओयू टू लीज लाइबिलिटी। अब आरओयू में अलग चीजें डेबिट होगी, लीज लाइबिलिटी के अलग चीजें। लीज लाइबिलिटी में तो आपने तय कर लिया क्या क्या, फिक्स इन सब्सटेंस फिक्स्ड, और वेरिएबल बेस्ड ऑन रेट, पेनल्टीज, परचेज ऑप्शन, जीआरवी। जीआरवी बता दूंगा। ठीक है, ये जितने से डेबिट होगी उतना तो आरओयू में आएगा ही आएगा। प्लस क्या आएगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। आरओयू क्या होता है, राइट ऑफ यूज एसेट। आप बैलेंस शीट में अब कोई ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज वाला ही नहीं,
कस्टमर के लिए कोई ऑपरेटिंग कोई फाइनेंस नहीं है। बिल्डिंग मेरे को 5 साल के लिए, बिल्डिंग की लाइफ 40 साल है, ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है, डिसाइड ही नहीं करना, डिसाइड ही नहीं करना। AS19 को निकाल के फेंक दो, वो किसके लिए आएगा? सप्लायर के लिए आएगा ऑपरेटिंग फाइनेंस। कस्टमर को डिसाइड ही नहीं करना, ठीक है। उसको क्या निकालनी है? पीवी निकालनी है। ROU टू लीज लाइबिलिटी। अब ROU के अंदर वो क्या क्या डालेगा? लीज लाइबिलिटी वाला तो सारा ही डालेगा, प्लस क्या डालेगा? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने कोई कमीशन दिया, इसी पार्टी से मिलवा दो या कुछ भी है, तो वो मेरे जो लग गए वो, ठीक है, एग्रीमेंट के चार्ज लग गए, कुछ भी लग गए, अगर कस्टमर के लगे हैं तो। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल, आपने बोला कि लीज पर ले लो, 1 लाख रुपया किराया है, और लास्ट में क्या करोगे? जो ये AC लिफ्ट जो लगाए हैं, कीले ठोक दी, वो सब क्या करके जाओगे? सही करके जाओ, तो उसकी पीवी भी किसमें डालूंगा? ROU। तो एंट्री क्या होगी? ROU डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी में वो सारी बातें आ गई, उनकी पीवी आई कितनी? 100। तो लीज लाइबिलिटी में भी कितना आ गया? 100। उसके बाद इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लग गई मेरी 10 की, तो वो इसमें और ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्या लग गया मेरा? डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगा लास्ट में, 5 साल बाद लगेगा 40। तो उसकी पीवी कितनी आ गई? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 30 रुपए, पक्का। और माइनस क्या कर दूंगा? जो लीज इंसेंटिव्स मिले। और इनिशियली कई बार क्या देने पड़ते हैं स्टार्टिंग में? भाई 1-1 लाख तो हर महीना देंगे, 4 लोग आ गए थे उसके पास देने के लिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो मैं कहा बाकियों को घटाओ, मैं तुम्हें उसके 70 रुपए और देता हूँ, 70,000 और देता हूँ। तो वो क्या हो गया? प्रीपेड लीज पेमेंट, जो स्टार्टिंग में डिपॉजिट उसको दी, पक्का। बोलो। तो ROU अलग चीज से आएगी और लीज लाइबिलिटी क्या आएगी? अलग चीज से। अब लीज लाइबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू पर है, और ये दो चीजें इसमें क्या है? प्रेजेंट वैल्यू पर। इसने खुद से एंट्री लिखी हुई है, ROU टू लीज लाइबिलिटी टू लेसर सप्लायर, बैंक क्रेडिटर, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, पक्का। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो लास्ट में आएगा, पक्का। और लीज लाइबिलिटी में सिर्फ क्या आएगा? लीज पेमेंट की पीवी। और लीज पेमेंट में खुद में कितनी बातें हैं? 5। फिक्स्ड, वेरिएबल, टर्मिनेशन पेनल्टी और परचेज ऑप्शन, और 5 में क्या है? GRV, ठीक है। बोलो। और स्टार्टिंग में जो दे दिया उसकी एंट्री भी क्या हो जाती है? कैश या सप्लायर, दूसरों को हटाना और ये सब करने के लिए। और इंसेंटिव मिल गया तो वो माइनस हो जाए, पक्का। अब आगे क्या करते जाना है? अकाउंटिंग कैसे होगी आगे? पीवी निकालने के बाद आप खत्म तो कर ही लोगे ना अकाउंट। अभी रुको 1 मिनट। एक एग्जांपल ये कर लेते हैं जिसमें क्या सारा समझ में आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन 30। ABC एंटर्स इनटू अ 3 years लीज ऑफ इक्विपमेंट। ABC ने क्या किया है? फॉलोइंग पेमेंट 20,000 इन ईयर 1 एंड में, ठीक है, 20, 30 और 50। अब ये कह रहा है कुछ और कुछ नहीं है ना, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और कुछ नहीं है। डिस्काउंट रेट कितनी है? 12%। डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है? SLM ओवर द पीरियड ऑफ लीज। ABC क्या अकाउंटिंग करेगी? 20, 30, 50 की पीवी कितनी आ गई? 77364। अब ये एक तरह से क्या बन गया? क्रेडिटर। कौन? सप्लायर। तो इधर क्या आ गया? ROU टू लीज लाइबिलिटी करोगे तो लीज लाइबिलिटी एक तरह से सप्लायर क्या बन? क्रेडिटर। इधर क्या लिखूं? बाय ROU कितने का? 77364। फिर इस पर क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट। 77634 का इंटरेस्ट टू कैश कितना आ जाएगा? पहले साल कितना था? 20 CD। फिर ये जो BD आएगा इस पर फिर इंटरेस्ट लग जाएगा, फिर टू इंटरेस्ट लगा के इधर टू कैश कितना आ जाएगा? 30,000। तो ये अब इसने कैसे बनाया है? चार्ट फॉर्म में। ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आएगा बाय ROU, क्रेडिट साइड में आ गया बाय इंटरेस्ट, डेबिट साइड में आया माइनस कर दिया टू बैंक, ये बच गया। फिर ये क्रेडिट में बाय बैलेंस BD आ गया, बाय इंटरेस्ट टू कैश। लास्ट वाले इंटरेस्ट में 4 रुपए का फर्क आ रहा है, ठीक है। असेट का अकाउंट मेरे पास क्या आ गया? ROU टू लीज लाइबिलिटी। तो ROU पर क्या लगाना पड़ेगा? डेप। वो कह रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लीज, तो 3 साल का है तो 3 सालों में खत्म हो जाएगा। पहले साल की एंट्री कर दी, ROU टू लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट टू लीज लाइबिलिटी, डेप टू असेट, लीज लाइबिलिटी टू बैंक, पक्का। तो इसमें इसने सारा एक तरह से मोटा मोटा बता दिया। P&L में क्या आएगा? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। पहले दूसरे तीसरे साल का इंटरेस्ट पक्का पक्का क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि वो पीवी कुछ कुछ हटती जाएगी। और डेप क्या रहेगा? डिपेंड करता है, SLM है तो सेम, और कोई मेथड है तो अलग रहेगा। बैलेंस शीट में क्या आएगा? ROU और लीज लाइबिलिटीज। हाँ बच्चों, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है।
अब कल की क्लास में सारे क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, समझाना तो है ही नहीं। प्रेजेंट वैल्यू निकाली बस, ये कभी पहले की है कभी की, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पेपर उसमें से आएगा, तो वो जरूर देखनी है। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है, और इसका क्या प्रॉब्लम क्या है, टाइम ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि थियरी ये समझानी पड़ती है। लव यू सो मच, बाय बाय।